अगर आपका भी क्लोथिंग ब्रांड है जो सिर्फ महीने का 2 से 5 लाख का रेवेन्यू करता है और आप इस रेवेन्यू को 50 लाख तक लेके जाना चाहते हो, 1 सीआर तक ले जाना चाहते हो पर मंथ, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप इस चीज को अचीव कर सकते हो। अदरवाइज आप हमेशा 5-10 लाख पर मंथ के रेवेन्यू पे अटके रहोगे। और जो न्यू ब्रांड स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए बहुत पावरफुल वीडियो होने वाली है। उनको भी ये पता लग जाएगा कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। हमने सब कुछ डिटेल में बताया, क्या आपको प्रोडक्ट में करना है, क्या एड्स में करना है, क्या वेबसाइट में करना है, क्या स्केलिंग में करना है, सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। एक क्लोथिंग ब्रांड को 0 to 1 करोड़ पहुंचाने के लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, सिंपल चीजें लॉन्च मत करो। एग्जांपल, लेट्स से कि आप प्लेन शर्ट लॉन्च कर रहे हो, प्लेन पैंट लॉन्च कर रहे हो और फिर सोच रहे हो कि मैं इस पे ब्रांड बनाऊंगा। देखो, इस पे ब्रांड बन सकता है लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक एट इनिशियल स्टेज, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि ऑलरेडी सेम चीज आपको पेंटालून्स, मैक्स, रिलायंस स्टैंड ये सब तो दे रहे हैं रिटेल में, प्लस ऑनलाइन में भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स 800, 900, 1200 में दे रहे हैं और आप इस चीज को 1500, 1600 में दोगे तो इनिशियली बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है। इंस्टीड ऑफ दिस, आपको लॉन्च करने हैं थोड़े से प्रोडक्ट्स, यूनिक डिजाइन जो दिखने में बिल्कुल अलग लगे, वैसा कुछ लॉन्च करना है। उससे आप बहुत जल्दी सेल जनरेट कर पाओगे। अच्छे फर्स्ट मंथ में भी आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। मतलब फर्स्ट मंथ में भी बिटवीन 5 to 10 लाख की सेल जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने गलत कलेक्शन लॉन्च कर दिया, प्लेन सिंपल कुछ कलेक्शन लॉन्च कर दिया, उसको आपको महीने लग जाएंगे। इस चीज में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आपको टाइम थोड़ा कम करना है तो कलेक्शन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, 80% ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम अ फ्यू प्रोडक्ट्स। फैशन में क्या होता है कि भाई 80% जो रेवेन्यू आप देखोगे मंथली जो सेल होगी, 80% सेल आपकी गिने चुने 2 या 3 प्रोडक्ट्स से आने वाली है, ठीक है। ज्यादा 5 प्रोडक्ट्स। बाकी जो आपने 50 प्रोडक्ट्स का जो कलेक्शन लॉन्च किया है उससे सेल नहीं आने वाली। वो ब्रांड जो 5 लाख पे स्ट्रगल करते रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने सारे प्रोडक्ट्स को बेचने के चक्कर में लगे रहते हैं कि मुझे बाकियों की भी इन्वेंट्री खाली करनी है। आपको लॉन्च करने से पहले ये समझना चाहिए कि भाई इन्वेंट्री में बहुत ज्यादा नहीं लूंगा, जो विनिंग एसक्यू निकलेगा तो मैं मैन्युफैक्चरर जो मेरी सेटअप है या बाहर से मैं बात कर रहा हूं तो मैं वापस वो चीज को बना सकूं। ऐसे मेरे पास सारे रिसोर्सेज रहने वाले हैं। जो आपके टॉप 2 या 3 और 4 प्रोडक्ट्स निकलने वाले हैं, बहुत ज्यादा सेल आएगी एंड उसी पे आपको फोकस करना है, बाकी के कलेक्शन को छोड़ देना है क्योंकि वो धीरे धीरे निकलता रहेगा। पॉइंट नंबर 3, फैशन में सबसे इंपॉर्टेंट, देखो फैशन में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट, उसके बाद एड और वीडियो, एड और वेबसाइट है। तो प्रोडक्ट आपको हर 2 से 3 महीनों में आपको अपना कलेक्शन लॉन्च करना है। जब आप न्यू कलेक्शन लॉन्च करोगे, हमने जिन ब्रांड्स में नया कलेक्शन लॉन्च करवाया है उस मंथ में क्रेजी सेल आई है। आपने इतने टाइम से ब्रांड लव क्रिएट किया है थ्रू कंटेंट और एड्स, देख देख के लोग एस्पायर हो रहे हैं कि हम इनके प्रोडक्ट्स लेंगे। जब नया कलेक्शन लॉन्च होता है तो वो लोग वापस आपके ब्रांड से खरीदते हैं। तो आपको हर 60 से 120 दिनों में, मतलब 2 से 4 महीनों के बीच में अपना न्यू कलेक्शन लॉन्च करना है। लोग क्या गलती करते हैं कि पूरे साल ही, जो छोटे ब्रांड्स होते हैं जो 5-7 लाख से ऊपर नहीं बढ़ पाते, उनका प्रॉब्लम यही होता है कि वो पूरे साल अपना एक ही कलेक्शन को चलाए रखते हैं और न्यू कलेक्शन के बारे में सोचते नहीं है, इसीलिए उनकी सेल डिप रहती है। पॉइंट नंबर 4, डोंट बिल्ड ब्रांड्स इन टाइनी कैटेगरीज। टाइनी कैटेगरीज का मतलब क्या है, अगर कोई कैटेगरी बहुत ही स्पेसिफिक है उसमें प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी सेल जनरेट करने में। मेडिकल स्क्रब्स बना रहे हो, ठीक है, मेडिकल स्क्रब्स के लिए तो आपकी जो ऑडियंस है वो बहुत स्पेसिफिक है। जो हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में जो काम करते हैं उसमें नर्स, डॉक्टर, उनके लिए तो वो बहुत लिमिटेड ऑडियंस है। इसको क्रैक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और स्केलेबल भी बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि मार्केट ही बहुत छोटी है। आपको बहुत स्पेसिफिक कैटेगरी में काम नहीं करना। दूसरा एग्जाम्पल, लेट्स से कि अभी हमारे पास एक ब्रांड आया, उसका भी यही प्रॉब्लम था। वो थे किड्स वियर में, किड्स में भी नाइट वियर में थे। तो अब बच्चों के 0 to 12 ईयर का उसमें भी नाइट स्पेसिफिक थे कि नाइट वियर्स। तो भाई इतना अगर स्पेसिफिक हो गए तो आपका ना तो ढंग का रोएस आएगा और ना बिजनेस बहुत अच्छे से स्केल होगा। थोड़ी सी ब्रॉडर ऑडियंस आपको चुननी है, ब्रॉडर सेगमेंट चुनना है आपको। पॉइंट नंबर 5, इंक्रीज एवरेज ऑर्डर वैल्यू। फैशन में कोई भी प्रोडक्ट्स, कोई भी यूजर, अगर आप भी हो, अगर आपने भी ऑनलाइन कपड़े खरीदे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आप एक प्रोडक्ट नहीं लेते। अगर मिंत्रा से शॉपिंग कर रहे हो, नाइका फैशन से शॉपिंग कर रहे हो या स्निट्स वगैरह D2C ब्रांड से शॉपिंग कर रहे हो तो आप एक प्रोडक्ट नहीं खरीदते, एक से अलावा भी खरीदते हैं कि एक शर्ट ली तो 2 शर्ट ले लेता हूँ मैं, एक पैंट ली तो एक शर्ट भी ले लेता हूँ। तो इस तरीके से आप मल्टीपल SKUs लेते हैं। सेम गोज विद गर्ल्स एज वेल। अब यूजर तो प्रिपेयर है उस चीज़ के लिए लेकिन आपकी वेबसाइट प्रिपेयर नहीं है उस चीज़ के लिए। आपको अपनी वेबसाइट भी प्रिपेयर करनी है, यानी कि आपको सजेस्टेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट के बंडल्स, बंडल ऑफर
ये सब आपको प्रोडक्ट पेज पे हाईलाइट करना है कि भाई 2 प्रोडक्ट लोगे इतना % ऑफ मिलेगा, 3 प्रोडक्ट लोगे डिस्काउंट मिलेगा, या बंडल ऑफर चलाओगे कि पिक एनी 3 और आपको इतने में पड़ेगा। तो इस टाइप के आपको चलाना है, जिससे क्या होगा, आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़िया से बढ़ेगी। और ये एक इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोग इस चीज को मिस कर देते हैं, बस एक सिंगल डिस्काउंट डाल दिया छोड़ दिया, बट ऐसा नहीं है। पॉइंट नंबर 6, क्रिएटिव ड्राइव 30-40% ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब क्या है? अगर आप डिपेंड हो कि यार मैंने एक एजेंसी के साथ शूट कराया, उस शूट की वीडियोस और इमेजेस को मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड उससे सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो उससे बहुत लिमिटेड सेल आएगी। अगर आप यूजीसी भी कराओगे तो आप यूजीसी भी लिमिट में कराओगे कि यार मैं महीने के 4 या 5 ही करा सकता हूँ, मैक्सिमम 10 करा सकता हूँ। उससे अगर आप सोचो कि मैं 50 लाख की सेल करूँगा, 1 करोड़ की सेल करूँगा, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको बहुत सारे क्रिएटिव चाहिए होंगे। उसके लिए आपको खुद का क्रिएटिव इंजन बनाना पड़ेगा। क्रिएटिव इंजन मतलब आपको खुद की अपनी टीम सेटअप करनी पड़ेगी। अगर मेंस वियर में हो तो यार 4-5 लड़कों का ग्रुप, अगर वुमेन्स वियर है तो आपके 4-5 लड़कियों का ग्रुप। इनके साथ आप 2 या 3 लोग हैं या 5 लोग हैं, इनके साथ मिलके आप कंटेंट बनाओगे, खुद भी कंटेंट बनाओगे और उनसे भी बनाओगे। हर साइज क्यों? साइज मतलब एक बंदा स्लिम भी है, मिड साइज का भी है, थोड़ा हैवी साइज का भी है, विच मीन्स कि हर टाइप के कस्टमर उससे रेजोनेट करेगा कि यार हाँ ये मेरी बॉडी पे अच्छा लगेगा, यार इस पे अच्छा लग रहा है तो मेरे पे भी अच्छा लगेगा, तो उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा ग्रुप भी आपको हर बॉडी टाइप का होना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है और खुद से कंटेंट क्रिएट करना है। बहुत ज़्यादा झंझट है नहीं फैशन में, बहुत इजीली आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, बहुत कुछ आपको यूनिक नहीं सोचना पड़ता। वायरलिटी नहीं भी आ रही, लेकिन वो एड्स पे भी बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, तो ये नहीं सोचना कि इससे यार वायरल तो हो नहीं रहा, मैं क्या करूँगा। आपको रिकॉर्ड करना है और उसको एड्स में यूज करना है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। पॉइंट नंबर 7, आपको इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटी के फेस को स्ट्रैटेजिकली यूज करना है। इसका मतलब क्या है? लेट्स से आप थोड़ा प्रीमियम साइड ब्रांड हो, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 का आइटम कुछ भी बेच रहे हो, तो वहां पर ब्रांड को, हाँ ये प्रोडक्ट मेरे को अच्छा लग गया, लेकिन क्या मैं इस ब्रांड को कंसिडर कर सकता हूँ, इस ब्रांड से ले सकता हूँ? वो ट्रस्ट फैक्टर कब आएगा? जब वो कोई बड़े फेसेस को देखेगा आपकी वेबसाइट पे, प्रोडक्ट पेज पे, कि यार अच्छा ये इसने पहन रखा है, अच्छा ये सेलिब्रिटी ने पहन रखा है, अच्छा ये अली ने पहन रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको इन्फ्लुएंसर्स को कपड़े देने हैं और उनके स्टाइलिस्ट जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके स्टाइलिस्ट को रीच आउट करना है, उनको कपड़े चाहिए होते हैं और आपको उनके तक पहुंचना है। सेलिब्रिटी की कोई भी आप इमेज देखोगे वहां लिखा रहता है कि मेकअप डन बाय दिस स्टाइलिस्ट, ये तो जो स्टाइलिस्ट है उस पर रीच आउट आपको करना है, ये प्रोडक्ट बनाया, एक बार चेक करो आप इसमें से क्या ले सकते हो। तो आप उनका काम ही है कि प्रोडक्ट रिसोर्स करके लेके आना अपने क्लाइंट के लिए, तो वो इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटी के लिए वो खुद कपड़े लेके आते हैं और ब्रांड से फ्री में लेके आते हैं, ठीक है। तो आप उनको दे सकते हो, जिसको वो स्टोरी में डालेगा, वीडियो में डालेगा, एंड देन आप उस स्टोरी और वीडियो को अपनी वेबसाइट में हाईलाइट कर सकते हो। तो जिन यूजर को आपके ब्रांड पे पता ट्रस्ट नहीं हो रहा और थोड़ा सा कन्वर्जन रेट कम है, इसको यूज करोगे तो बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 8, ऑप्टिमाइज द पीडीपी फॉर हायर कन्वर्जन। भाई सेल आप होम पेज से नहीं आने वाली, फैशन में कहां से सेल आती है? कलेक्शन पेज और प्रोडक्ट पेज से, ठीक है। अब आधे एड्स कलेक्शन पेज पे चलाते हो, आधे आप पीडीपी पे चलाते हो, तो आपको कलेक्शन और पीडीपी बहुत अच्छे से मेंटेन करना होता है। स्पेसिफिकली अगर मैं देखूं कि कलेक्शन में भी डायरेक्ट परचेज नहीं होता, कलेक्शन में भी जब लैंड करेगा फिर वहां से कोई प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, उसके बाद वो बाय करेगा। तो प्रोडक्ट पेज को आपको बहुत अच्छे से आपको कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन का ध्यान रखकर आपको उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखो फैशन में या किसी भी कैटेगरी में प्रोडक्ट पेज पे 2 ही इशू होते हैं। सबसे पहला ट्रस्ट नहीं होता, दूसरा थोड़ा महंगा लगता है, ठीक है। अब ट्रस्ट को कम करने के लिए आप रिव्यूज इमेज वाले, वीडियो वाले इमेज को यूज करना है, टेक्स्ट वाले नहीं। दूसरा, आप सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस और ये सब यूज कर सकते हो। तीसरा, आप इंस्टाग्राम की जो आपकी रेगुलर वीडियोस होती हैं वो भी अपलोड कर सकते हो, जिससे ये पता लग जाए कि एक्चुअल में कपड़ा दिखता कैसा है, ठीक है। तो ये आपका ट्रस्ट का फैक्टर खत्म हो गया। उसके बाद चौथा जो आप देखोगे कि यार मेरे को ऑफर कि यूजर जो फर्स्ट टाइम आ रहा है उसको थोड़ा महंगा लग रहा है, क्या हम इसको कम कर सकते हैं? लेट्स से कि जैसे आपने काफी वेबसाइट में देखा होगा कि वो फर्स्ट टाइम का भी डिस्काउंट देते हैं, फर्स्ट टाइम परचेज करोगे तो इतना मिलेगा। मिंत्रा देता है, नाइका देता है, D2C ब्रांड भी देते हैं, कॉमेट देता है, मोकोबारा देता है, फर्स्ट टाइम पे 400 रुपए 300 रुपए ऐसा ऑफ देता है। आपको भी रखना है कि ठीक है फर्स्ट टाइम परचेज के लिए आपको ये और डिस्काउंट है, प्लस बंडल ऑफर्स के लिए डिस्काउंट है। प्राइसिंग का इशू लग रहा है, उसको आपको डिस्काउंट से सॉल्व करना है और ट्रस्ट आपको रिव्यू से। पॉइंट नंबर 9, डबल डाउन दी विनिंग प्रोडक्ट। विनिंग प्रोडक्ट को ढूंढने में आपने बहुत सारा एड स्पेंड लगाया, क्रिएटिव लगाए, अब जब वो मिल गया है तो अब आपका कोर फोकस ये होना चाहिए इस विनिंग प्रोडक्ट को मैं कितना स्क्वीज करके बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर पाऊंगा, कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूं। उसके लिए प्रॉब्लम यहां पर क्या आती है कि ये जो से ही कोई प्रोडक्ट चला, यार ये तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, यार ये वेंडर नहीं बना रहा, अरे ये पीछे से कपड़ा नहीं आ रहा, ये सब बहाने आपके पास नहीं होने चाहिए, ठीक है। रिसोर्सेज पूरे होने चाहिए। पहले तो प्रोडक्ट कभी आउट ऑफ स्टॉक हो ही ना अगर कोई प्रोडक्ट चल रहा है, वरना ब्रांड आप देखोगे जो 50 लाख का रहा होता है सीधा 25-24 लाख पे आ जाता है, वो 1-2 SKUs अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इस तरीके से
कि अपना सप्लाई चेन इतना स्ट्रांग हो, अगर प्रोडक्ट खत्म होता है दोबारा बन सके। दूसरा, अगर कोई प्रोडक्ट विन कर रहा है, ठीक है, तो आपको स्केल करना है। ये नहीं कि यार मैं बाकी इन्वेंटरी भी लगाऊंगा, इस पे मैं 4,000 5,000 ही लगाता हूँ बस। अगर अच्छा चल रहा है तो उस पर 10,000 20,000 डालो, मतलब उसके मल्टीपल क्रिएट करवाओ उस प्रोडक्ट के। मल्टीपल क्रिएटिव्स में क्या क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट हुक्स हो सकते हैं, प्रोडक्ट के एंगल्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटर के फेसेस हो सकते हैं, लोकेशन हो सकती है, तो ऑफर भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट क्रिएटिव यूज करने हैं। तो सप्लाई चेन प्लस क्रिएटिव्स एंड बजट, ये तीनों चीजों आपको अच्छे से डालनी है विनिंग प्रोडक्ट पे। पॉइंट नंबर 10, कीप योर मेटा एड्स। इसका स्केलिंग फ्रेमवर्क क्या कहता है कि भाई बहुत ज्यादा कैंपेन नहीं चलाने, मतलब 15-20 कैंपेन नहीं चलाए। मल्टीपल कैंपेन चलाओगे लेकिन आप 4 5 6 7 ऐसे कैंपेन चलाओ, 15-20 नहीं चलाओ। उसमें क्या होगा, कुछ कैंपेन टेस्टिंग के होंगे, कुछ विनिंग के होंगे। विनिंग के आप 1 से 3 रख सकते हो, बाकी आप टेस्टिंग के रख सकते हो। जो अच्छे विनर्स आ रहे हैं उस टेस्ट करके जो विनर्स आ रहे हैं उसको आप विनिंग कैंपेन में डाल दोगे एंड उसको यूज करोगे। एक आधा आप कैंपेन रीटारगेटिंग का यूज कर सकते हो अगर आपका बजट 5-6 हज़ार रुपए से ज्यादा है डेली का। साथ में आप कुछ पार्टनरशिप एड्स भी यूज करोगे जिससे बहुत अच्छे से ट्रस्ट बनता है। तो जो भी आप क्रिएटर्स और यूजीसी जो भी आपके हैं उनको अच्छे से आपको यूज करना है एज अ पार्टनरशिप एड। तो स्ट्रक्चर को बिल्कुल सिंपल रखना है एंड जिस विनिंग कैंपेन में आपके रिजल्ट आते रहें उसमें आपको बजट बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। 20% 10% का नहीं रखना है, बढ़ाना है उसको, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि लेट्स से कि वो उसका डेली का बजट 10,000 15,000 हो जाएगा, तब आप परसेंटेज वाइज बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर वो बजट ही 2-3 हज़ार रुपए का है तो उसमें 10% बढ़ाओगे तो 300 रुपये बढ़ा के क्या होगा, उस चीज का ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 1, स्केल एग्रेसिवली। इसमें वही बात है कि आपको बहुत अच्छे से स्केल करना है, इतना नहीं सोचना कि 10% 20%, अगर बजट अच्छा है डाल दो उसमें। बट स्केलिंग करने से पहले बस एक चीज का ध्यान रखना कि यार मेरी पीछे के दिनों में सेल कंसिस्टेंट आ रही है। अगर सेल कंसिस्टेंट आनी है तभी आप उसको एग्रेसिवली स्केल करना, अदरवाइज थोड़े थोड़े बजट पे स्केल करना। ये इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अब आपको 5 से 50 तक पहुंचना है, 1 CR तक पहुंचना है, तो एक ही लूप को फॉलो करना है कि भाई विनिंग प्रोडक्ट पहले फाइंड आउट करो, विनिंग प्रोडक्ट करके बाद मोर उसके और सारे क्रिएटिव लाओ और अच्छे क्रिएटिव्स लाके उस पीडीपी को बेटर करो, पीडीपी को बेटर करने के बाद पार्टनरशिप ऐड भी चलाओ, क्रिएटिव्स भी चलाओ, फिर बजट को स्केल करो, 2-3 महीने में न्यू कलेक्शन लॉन्च करो एंड इस प्रोसेस को रिपीट करना है। आपका ब्रांड कंसिस्टेंट सेल देता रहेगा इन सीजन। ऑफ सीजन में तो थोड़ा डाउन हो गई होगा। आई होप आपको मजा आया होगा। मजा आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी शेयर कर दो सभी ब्रांड ओनर्स एंड मार्केटर्स के साथ एंड उन सभी फाउंडर्स के साथ जो फैशन ब्रांड स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या अपने फैशन ब्रांड को स्केल करने में स्ट्रगल कर रहे हैं।